हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 2015 में पूछे गए यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस है। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2023 के 2014 के भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है द प्रोविजन इन फिफ्थ स्केड्यूल एंड सिक्स्थ स्केड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये स्केड्यूल तो बहुत फेमस है दोस्तों। इसके प्रोविजंस किन के लिए है आपको पता ही होगा। अगर आपने स्टैटिक कवर किया है अच्छे से पॉलिटिकल साइंस में तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसके लिए बनाए गए हैं। वो बनाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। याद रखिएगा दोस्तों, जो सिक्स्थ स्केड्यूल है मेनली वो उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करते हैं, जैसे असम में, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में। तो दोस्तों, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्केड्यूल का समझ में आ गया। इसमें क्या है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। क्या है इसके फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है फंडामेंटल। पहला ऑप्शन है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट। यस, ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे हम समझते हैं कि लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन को। सेकेंड ऑप्शन है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो ऑब्लिगेशन है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी ऑब्लिगेशंस है, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो ये मतलब है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का। वो करते हैं क्योंकि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी या फिर उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो क्या ये मेन फंक्शन हो सकता है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यस, डिसेंट्रलाइजेशन तो है। हम कहते हैं ना कि पावर इकट्ठे नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। तो 3 लेवल्स पे पावर बटे हुए हैं, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को भी तो शो करते हैं ना। तो ये बात भी सही है। और लास्ट है फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। दोस्तों, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन जो है फंडामेंटल तो नहीं है। पंचायत के पास पावर तो होते हैं कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, बट फंडामेंटल कह सकते हैं, फंडामेंटल फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इनके हाथ में नहीं है। दोस्तों, फंडामेंटल वर्ड की वजह से ही यहाँ पे ज़्यादा हम देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे लिए जो है मोस्ट सुटेबल है। तो इसके लिए जो बेस्ट सुटेबल आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। अ, एक तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट हो गया एंड दूसरा हो गया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन इट्स। दोस्तों, कहाँ पे हम पढ़ते हैं वेलफेयर स्टेट के बारे में? क्या प्रियम्बल में पढ़ते हैं, क्या डीपीएसपी में, या फंडामेंटल राइट्स में, या सेवेंथ स्केड्यूल में? दोस्तों, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टेट एक की रोल प्ले करते हैं कि हमें इकोनॉमिक सोशल वेलबींग चाहिए अपने नागरिकों का। डीपीएसपी में हमें बहुत सारे गाइडलाइंस मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया को भी। वो हमेशा ये माइंड में रखते हैं जब भी कोई लॉ बनाते हैं, जब भी कोई पॉलिसीज बनाते हैं, तो उनका वो हमेशा ख्याल रखते हैं। जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है उसके पीछे क्या है कि डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना, हमें एक पॉलिस स्टेट का निर्माण नहीं करना है जैसे कॉलोनियल एरा में होते थे, वैसे नहीं करना है। तो मतलब ये है कि जो हम डीपीएसपी को इंक्लूड किए हुए हैं, इसके पीछे जो मोटिव है, इसके पीछे जो इंटेंशन है वो क्या है कि हमें सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बजाय हमें सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? जीपीएसपी से। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी। वाह, कितना अच्छा है, सिमिलर क्वेश्चन ही है। डीपीएसपी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए सही है? दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। अभी तो हमने देखा कि प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए। ये तो बिल्कुल सही है कि स्टेट यहाँ पे
चाहते हैं कि वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट किया जाए, सोशल ऑर्डर को प्रमोट किया जाए, है ना, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को इन्फॉर्म किया जाए सभी इंस्टीट्यूशंस में। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो क्या ये इन्फोर्सेबल भी है? तो जब मैंने डीपीएसपी पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि इन्फोर्सेबल नहीं है बाय एनी कोर्ट। ऐसे प्रोविजंस जो भी मेंशन किए गए हैं डीपीएसपीज में वो इन्फोर्सेबल नहीं है एनी कोर्ट, लेकिन जो प्रिंसिपल्स लाई डाउन कर रहे हैं वहाँ पे वो फंडामेंटल होते हैं, बहुत ही फंडामेंटल होते हैं फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये स्टेट की ड्यूटी होती है इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना जब वो लॉज बनाते हैं और एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण करना। तो दोस्तों ये वाला जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 ये बिल्कुल सही है, पहला वाला भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular state। दोस्तों क्या ये स्टेटमेंट सही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं, आपको पता है ना कि स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होते हैं। अभी तक 6 राज्य में ही सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट जो है वो लार्जर होना चाहिए, क्या लार्जर होना चाहिए इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव, मतलब हाफ से लार्जर होना चाहिए। तो ये बात सही है गलत है? बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक स्ट्रेंथ है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, वो फिक्स कर दिया गया है। और वो क्या है कि जितना भी स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसका 1/3 ही होना चाहिए। यहाँ पे तो दूसरी बात कह दी गई, तो बिल्कुल गलत है। और मिनिमम स्ट्रेंथ भी फिक्स कर दी गई है, मिनिमम है 40 यस। और हमारा दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नोमिनेट द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अच्छा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, अच्छा गवर्नर उसे नॉमिनेट करता है। दोस्तों गवर्नर नॉमिनेट नहीं करते हैं चेयरमैन को, तो उसके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं ना वो इलेक्टेड किए जाते हैं, मतलब काउंसिल से ही किए जाते हैं। जो भी उनके मेंबर्स हैं ना उनके ही अमोंग में से एक को बना दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं गवर्नर अलग से उनको ऐसा कुछ नॉमिनेशंस करते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नीदर 1 नॉर 2, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। जब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने सारे की फीचर्स सब कुछ डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं कि भारत देश में है। हमारा पहला ऑप्शन है लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, इसीलिए क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि लोग चुन रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये भी नहीं है। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकते, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या लग रहा है दोस्तों, सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, आपको पता है ना एग्जीक्यूटिव जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा था, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर, जो भी एक्शन उन्होंने किया है। मिनिस्टर्स आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट में, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक उनको सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस है लोकसभा का, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा पार्लियामेंट्री में, ऑप्शन नंबर डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। दोस्तों ये बात सही है या गलत है कि राज्यसभा के पास पावर नहीं होते हैं, या तो वो रिजेक्ट करने की भी पावर नहीं होते। सही बात है, मनी बिल में उनके पास ये पावर नहीं होते, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 है, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। क्या ये बात सही है दोस्तों? तो ये भी सही है, उनके पास सच में पावर नहीं होते हैं, जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स उसके लिए वोटिंग वो नहीं करते हैं, सही बात है। दोस्तों जो मनी बिल का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें याद होगा आपको कि रिकमेंडेशंस कर सकते हैं, अगर रिकमेंडेशंस होते तो कर सकते हैं, बट रिजेक्शन का अधिकार, उनमें कुछ अमेंडमेंट करने का मनी बिल में, ये राज्यसभा के पास पावर नहीं है। तो ये पहला भी सही है ना। दूसरा जो है वो भी सही है। तीसरा क्या है, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, वो डिस्कस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, डिस्कशन क्यों नहीं करेंगे। तो ये 3 जो है वो तो गलत हो गया।
तो इसका सही उत्तर क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट के लिए 1 एंड 2 यानी ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। Question number 8, when a bill is referred to a joint sitting of both the house of the parliament, it has to be passed by। दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्या ये सही आंसर है? दूसरा 3/4 मेजोरिटी की बात की गई है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस, एंड लास्ट है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। दोस्तों ये क्वेश्चन को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर ज्वाइंट सीटिंग हो रहे हैं ना लोकसभा और राज्यसभा का, तो किस तरीके से चीजें होती है। अगर कोई एक बिल है और उसको रिजेक्शन मिल गया है एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से, एंड 6 मंथ हो गए हैं, बीत गए हैं, और प्रेसिडेंट अब क्या करेंगे, समॉन लेके आते हैं ना, ज्वाइंट सेशन लेके आते हैं। उनको रहता है कि हमें बिल को पास करवाना है, ज्वाइंट सीटिंग लेके आते हैं, लोकसभा भी है राज्यसभा भी है, तो वहाँ जो बिल होते हैं उसको पास किए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा आप एक वर्ड, सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी चाहिए ज्वाइंट सीटिंग का। ज्वाइंट सीटिंग जो दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी होता है जो संविधान के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। कभी कभी दोनों हाउसेस ऐसे होते हैं कि एक हाउस से सहमत है दूसरे नहीं है, या कोई दूसरे हैं पहले नहीं है, तो ऐसा जो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है ना, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर ज्वाइंट सीटिंग को लाते हैं, है ना। दोस्तों यही है, दोनों हाउसेस से, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं आए हैं और उन्होंने वोटिंग किया है, तो बिल को अगर कोई डिस्प्यूट में है बिल, तो उसको हम पास कर सकते हैं वही मेजॉरिटी में। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए बिल्कुल, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग बोथ हाउसेस के लिए सेम है, तो ये ज्वाइंट सिटिंग में होता है। तो बिल अगर इस तरीके से पास हो जाते हैं दोनों हाउसेस से, तो फिर यही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यही मतलब है, पहला ऑप्शन सही है ना, दूसरा तो 3/4 मेजोरिटी ऐसी कोई बात नहीं है, 2/3 मेजोरिटी की बात नहीं है, सिंपल मेजोरिटी की बात है, एब्सोल्यूट की बात नहीं है। दोस्तों इतने सारे मेजोरिटीज होते हैं, इसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में हम जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या है सिंपल, क्या है एब्सोल्यूट, इस तरह की चीजें। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द पीएम। क्या पीएम में वेस्टेड है? ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये तो प्रेसिडेंट में होता है, बिल्कुल गलत। द पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। दोस्तों सिविल सर्विसेज बोर्ड के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है पीएम कहा गया है ना, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। कैबिनेट जो सेक्रेटरी होते हैं ना, कैबिनेट सेक्रेटरी वही होते हैं एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर द करेक्ट, कोई करेक्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, नीदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget and that is presented to the parliament। क्या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नहीं दोस्तों, डिपार्टमेंट एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही आते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी यूनियन बजट प्रिपेयर होता है, प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, वही काम करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल ही करेक्ट है कि बिना अथॉरिटी फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई भी अमाउंट को विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो जब हम आर्टिकल 114 पढ़ेंगे तो वहां पे हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि जब भी अमाउंट विड्रॉ करना होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वहां पे पार्लियामेंट का अनुमति चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों जो भी पब्लिक मनी है ना, अदर देन क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो रिसीव किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में, और इसको क्रेडिट किया जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। दोस्तों ये जो अकाउंट है ना, उसको ऑपरेट करते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम पेमेंट जो भी किया जाएगा वो पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन के बाद ही किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ तो गलत हो गया ये स्टेटमेंट, ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड ऑथराइजेशन, ये ऐसा नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? पहला भी गलत है दोस्तों, दूसरा सही है, तीसरा भी गलत है, यानी कि ओनली 2। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, ओनली 2, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसे हम कहते हैं? दोस्तों आपको पता है ना, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसे हम क्या कहते हैं? ये एपेक्स कोर्ट है ना इंडिया में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन है वो क्या है? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये जो प्रोविजन है किसके अंडर में है, जिसमें हमने ये देखा है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को। दोस्तों क्या आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बनाया हुआ है सब कुछ कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके उसके पीछे का क्या आइडिया है। इसमें जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है उन्हें ये रिमाइंड करते हैं कि उनके पास कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं देश के लिए, सोसाइटी के लिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से लाया गया था। हमने देखा था शुरुआत में इनिशियली जो थे ओरिजिनली 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज थे, फिर बाद में 2002 में 86 अमेंडमेंट से 11वां ऐड हुआ था। तो इसमें वही मेंशन किए हुए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखे गए हैं कि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बिल्कुल फैक्ट बेस ही था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं 2016 पॉलिटी यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सॉरी 2015 का क्वेश्चन था दोस्तों ये। मैंने पहले 2014 और 2023 के लिए भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। मेरे जो प्रीवियस 2-3 वीडियोस है उसमें आप देख सकते हो। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।